जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेट स्टडी चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं, जिसमें 1885 से 1951 के बीच में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, समझौते हुए हैं, सभी को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है, जिसमें हम होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रोलेट एक्ट, ये सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर इसका एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको A.O. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। ये उनकी तस्वीर है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्थान बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। जब इसकी स्थापना हुई थी तब उस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था, लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया। देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इतना सब कुछ याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 1916 की होम रूल आंदोलन यह महत्वपूर्ण घटना है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं ये क्या है होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की यह घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी दल था, उन्होंने ब्रिटिश की सहायता का निर्णय लिया। इसके पीछे कारण यह था कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तब विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। परंतु जल्दी कांग्रेस को ये पता चला कि अंग्रेजी सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो उन्होंने इसी के बीच होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। तो होम रूल आंदोलन कहां से प्रभावित था? तो होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे के बेलगांव से की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास से इसकी शुरुआत की थी। होम रूल आंदोलन के बाद अब हम देखते हैं रोलेट एक्ट। 1919 की तीन प्रमुख घटना है, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीनों को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पहला है रोलेट एक्ट, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप दोस्तों इन तीनों को लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो जैसे ही हमने देखा था कि होम रूल आंदोलन के समय क्या हुआ था कि जो भारतीय थे उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था, कांग्रेस ने, ये सोच के कि भारत को आजाद कर देंगे, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वो रोलेट एक्ट लेकर आ गए। रोलेट एक्ट क्या था? तो वो काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब ब्रिटिश सरकार को अगर किसी व्यक्ति पर शक है तो उसे बिना वकील बिना अपील के ही गिरफ्तार कर सकते थे। इसीलिए इसे बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसके तहत ही 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 मार्च को यह कानून आया, 19 मार्च 1919 को, और 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को पंजाब के नेता को गिरफ्तार करने के 3 दिन बाद ही 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी वाले दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। क्योंकि पंजाब के जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसीलिए पंजाब में ये सभा बुलाई गई थी। यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे कि अपने नेता को कैसे छुड़ाए, रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। पर जनरल डायर ने क्या किया? उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें काफी लोग उस समय मारे गए थे। फिर इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जी को और रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये उपाधियां दी गई थी, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी उपाधियां लौटा दिया। आज भी आप देखते होंगे मीडिया में कि भारतीय सरकार से लोग जब असंतुष्ट होते हैं तो अपना पद्म विभूषण या पद्मश्री की उपाधि लौटा देते हैं।
ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधियां लौटा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपनी उपाधियां त्याग दी थी। इस घटना की जांच में हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए थे, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक भारतीय थे जिन्होंने जनरल डायर का सहयोग किया था, जिसका नाम है हंसराज। हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ। 1919 में 3 घटना हुई है। पहला है रोलेट एक्ट, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खलीफा का पद, इसके बारे में जान लेते हैं। खलीफा का पद क्या है? जिसके समर्थन में भारतीय थे और ब्रिटेन इसके खिलाफ था। तुर्की में जो खलीफा का पद था, ये मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था। खलीफा का पद मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था, जिसे ब्रिटिश सरकार खत्म करना चाहती थी, जिससे पूरी दुनिया में मुसलमान नाराज हो गए। इसका असर भारतीय मुसलमानों पर भी देखने को मिला। भारतीय मुसलमान भी नाराज हो गए कि आप कैसे हमारे खलीफा के पद को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए ये आंदोलन हुआ, जिसका नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। इसकी शुरुआत भारत में किसने की थी? तो भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाइयों ने मिलकर यह आंदोलन की शुरुआत की थी, खिलाफत आंदोलन। इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। शौकत अली, मोहम्मद अली, इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं आगे। आंदोलन के बाद ही 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि हंटर आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया और खिलाफत आंदोलन से भी कोई बात नहीं बन रही थी। इसीलिए 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। असहयोग आंदोलन का मतलब ही यही है कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करना। असहयोग आंदोलन में सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस समय वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। टीचरों ने पढ़ाना छोड़ दिया था। भारतीयों ने टैक्स देना भी बंद कर दिया था, ताकि किसी भी तरह से अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बनाया जाए। और लोगों ने बाद में जो भी विदेशी कपड़े थे उन्हें भी जलाना शुरू कर दिया था। लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था इसमें। अंग्रेजी सरकार का पूरा तरह से असहयोग आंदोलन उसके खिलाफ बहुत ही जोरों शोरों से चलाया गया था, पर इसका भी बाद में कोई परिणाम नहीं निकला। और उस समय 1920 असहयोग आंदोलन के बाद फिर 1922 में उसके 2 साल बाद ही चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों ने गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, लोग अपना विरोध जता रहे थे। उस समय पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी लोगों के ऊपर, जो कि भीड़ गुस्सा में आ गई। फिर उन्होंने थाने में आग लगा दी और पुलिस को भी आग में झोंक दिया, पुलिस वालों को। कई पुलिस वाले उसमें जख्मी हो गए थे, जो कि ये एक हिंसक घटना थी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी वो हिंसक के विरोध थे। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हुआ 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने ये आंदोलन क्यों शुरू किया? तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक मांग रखी थी, 11 सूत्रीय मांग। 11 मांग रखी थी, जिसको नाम दिया गया 11 सूत्रीय मांग। उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, जिन्होंने 11 सूत्रीय मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने
आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तीसरा। आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि लगातार हुआ है, 1930 में, 31 में और 32 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल। गोलमेज सम्मेलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना महात्मा गांधी जी को लंदन बुलाया जाए और लंदन बुलाकर उन्हें कुछ प्रस्ताव दिया जाए कि हम आपकी इतनी बातों को मान लेंगे और आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर देंगे। इसीलिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन रखा गया। गोलमेज का मतलब होता है राउंड टेबल, जैसे कि ये दिख रहा है आपको राउंड टेबल, और इसमें एक रेक्टेंगुलर टेबल है, जिसमें यहाँ पर बैठते हैं हेड, घर का हेड बैठता है और बाकी यहाँ पर घर के मुखिया बैठते हैं। आपने घर पर देखा ही होगा डाइनिंग टेबल पर यहाँ पर हेड बैठते हैं, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में ऐसा नहीं होता। इसमें सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा या कोई मुखिया नहीं होता, इसीलिए गोलमेज सम्मेलन रखा गया था। राउंड टेबल में यहाँ पर सभी बराबर होते हैं, इसीलिए ये मीटिंग रखा गया था। लेकिन अंग्रेज लोग बहुत ही चालाक थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि भारतीय को हम बराबर अधिकार दे रहे हैं। राउंड टेबल मीटिंग इसीलिए रखा गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन एक ही जगह पर हुआ था, लंदन में, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और भी लिए थे, लेकिन एग्जाम में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आपको नाम दिया जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं आगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि 1930 में उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सभी अंग्रेजों के विरोध थे, तो वो कैसे भाग लेंगे उसमें, इसीलिए इन्होंने भाग नहीं लिया था। किन किन ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली, इन तीनों ने भाग लिया था। और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें भाग लिया था। याद रखेंगे, दलित वर्ग के नेता के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उसके बाद ही गांधी इरविन समझौता हुआ। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें अंग्रेजों ने उसको क्यों रखा था, ताकि गांधी जी को बुलाया जाए और उनसे कुछ लुभावने प्रस्तावने दिया जाए उनको, और उसके बाद वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दें। पर गांधी जी वहां पहुंचे ही नहीं, तो सम्मेलन का उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। महात्मा गांधी जी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्हीं दोनों के बीच यह गांधी इरविन समझौता हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गांधी इरविन समझौता। जिसमें वायसराय लॉर्ड इरविन की कुछ शर्तें थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए, यह पहला शर्त था। दूसरा था कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, और तीसरा शर्त था ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। इसके बदले में महात्मा गांधी जी की भी शर्त थी। उनका शर्त था 11 सूत्रीय मांग। इनके 11 सूत्रीय मांग को मान लिया जाए तो फिर वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देंगे, ऐसा उनका शर्त था। तो अंग्रेजों ने उस समय हामी भर दी कि हाँ, हम आपकी 11 सूत्रीय मांग को मान लेंगे और आप दूसरी गोलमेज सम्मेलन में आ जाए। पर बाद में अंग्रेजों ने इस मांग को मना कर दिया। फिर बाद में महात्मा गांधी जी भी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। इसके बाद देखते हैं 11 सूत्रीय मांग। अब देखते हैं 11 सूत्रीय मांग जो कि गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी। पहला उनका सूत्र था कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा मांग था कि विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग
4 पैसा कर दी जाए। तीसरा मांग था कि भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। चौथा मांग था नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, नमक पे जो कर लगा है उसको समाप्त कर दिया जाए। पांचवा था सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। छठवीं मांग था बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन उसको आधा कर दिया जाए। सातवां मांग था विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगाया जाए, जो विदेशी वस्त्र का आयात होता है उस पर कर लगाया जाए, यानी निषेध कर लगाया जाए, ऐसा मांग था। आठवीं मांग था भारतीय समुद्र तट पर केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। नौवां मांग था सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, मतलब जो भी राजनीतिक व्यक्ति थे उनको जो बंदी बना लिए थे उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा मांग था। 10वां मांग था गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। जो अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लाया था उसके तहत बिना मतलब शक के आधार पर ही व्यक्तियों को बंदी बना लिया जाता था, तो ऐसा मांग था कि गुप्तचर पुलिस को हटा दिया जाए, उन पर जनता का नियंत्रण रहे, ऐसा मांग था। 11वां मांग था कि आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, मतलब स्वयं की रक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए, ऐसा मांग था। देखते हैं आगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, यह कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कहाँ हुआ था? तो सेंट पॉल पैलेस लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ है। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। और उस समय कौन कौन सदस्यों ने भाग लिया था इसमें गोलमेज सम्मेलन दूसरा में? तो मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भाग लिया, दलित वर्ग की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, और सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। उस समय महात्मा गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन आए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए SS राजपुताना जहाज से वो लंदन आए थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी शामिल होने के लिए किस जहाज से लंदन आए थे? तो SS राजपुताना जहाज से लंदन आए थे। और उसी समय एक फकीर विंस्टन चर्चिल अंग्रेज थे जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो फकीर विंस्टन चर्चिल एक अंग्रेज थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यह कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ है? तो लंदन में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने जब भाग लिया था तो उन्होंने 11 सूत्री मांग रखी थी। तो उस समय अंग्रेजी सरकार ने नहीं माना था उनकी मांग को। उन्होंने बस इसलिए हामी भर दिया था कि वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। जब उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं माना तो कांग्रेस ने इसके बाद इसका भी बहिष्कार कर दिया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, मतलब महात्मा गांधी जी ने भी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए जो स्थगित कर दिए थे, उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। पूना समझौता, महात्मा गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया तो उन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। तो उसी समय एक समझौता हुआ, महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम था पूना समझौता। महात्मा गांधी जी को किस जेल में डाला गया था? तो पुणे के यरवदा जेल में डाला गया था। और उसी समय महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ, पूना समझौता, जिसका परिणाम क्या निकला कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया जाए। और दूसरा परिणाम था प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी जाए। देखते हैं आगे। पाकिस्तान की मांग, ये कब हुआ पाकिस्तान की मांग? तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। उस समय मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने मांग की कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। उसके बाद आया
3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना। उस समय वायसराय थे माउंट बेटन। इन्होंने भारत के विभाजन कर दी, भारत और पाकिस्तान विभाजन कर दिया। भारत हम मनाते हैं आज़ादी, 15 अगस्त 1947 को भारत मनाता है आज़ादी और पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त 1947 को। ये मानता है कि 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भूदान आंदोलन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन क्या है? जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की आजादी के बाद ये देखा गया था कि ज्यादातर जमीनें जमींदारों के पास थी, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया था, कब्जा कर रखा था सभी जमीनों पर, और भारत के जो किसान थे उनके पास जमीन नहीं थी। तो ये आंदोलन किया गया। विनोबा भावे ने आंदोलन शुरू किया, भूदान आंदोलन। 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। तो इसमें जमींदारों ने दान भी किया, जमीनों का दान किया, जिसमें सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी जी ने सबसे पहले भूमि का दान किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।